एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में आप लोग जानते हैं कि मैं गवर्नर जनरल डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों गवर्नर जनरल डिस्कस कर रहा हूं, पार्ट वाइज लेक्चर आ रहे हैं, एक पार्ट, दो पार्ट। इसके पहले मैंने लॉर्ड डलहौजी के बारे में डिस्कस किया था दोस्तों, है ना। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए आप वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत लूसेंट जीके करके प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, उसमें क्रमबद्ध तरीके से सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स और आने वाले लेक्चर्स उसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा था। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं ये वीडियो, समझाए जा रहे हैं ये वीडियो, अगर पसंद आएंगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लेक्चर्स को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करेंगे दोस्तों। हम बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल बनते हैं। ये 1856 से लेके 1862 ईस्वी तक के रहे हैं दोस्तों। 1856 से लेके 1862 ईस्वी तक के गवर्नर जनरल रहे हैं। तो इनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या हुआ था देखते हैं, है ना दोस्तों। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1857 का भारतीय विद्रोह हुआ दोस्तों। 1857 की क्रांति इन्हीं के टाइम पे हुई थी दोस्तों। तो 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक ब्रिटिश राजनेता और भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्तों। ये भारत के गवर्नर जनरल थे। और विद्रोह को कुचलने के बाद दोस्तों, जब इन्होंने विद्रोह को कुचला, विद्रोह को दबाया, विद्रोह को दबाने या कुचलने के बाद, विद्रोह को दबाने या कुचलने के बाद 1858 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी से महारानी विक्टोरिया के ताज को सत्ता स्थानांतरण के बाद भारत के पहले वायसराय बने दोस्तों। ये है ना, भारत के पहले वायसराय बने। तो दोस्तों 1858 में विद्रोह को कुचलने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी से महारानी विक्टोरिया के ताज को सत्ता स्थानांतरण, जो सत्ता स्थानांतरण हुई थी दोस्तों, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। सत्ता स्थानांतरण के बाद भारत के पहले वायसराय बने थे दोस्तों। भारत के पहले वायसराय बने थे दोस्तों। देखो पहला फैक्ट क्या है, यहां भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था दोस्तों। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था दोस्तों। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग ये भारत के प्रथम वायसराय थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहता है, इनका नाम याद रखना है। भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, है ना। उसके बाद क्या होता है, इन्हीं के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। जो 1857 की क्रांति या 1857 का जो ऐतिहासिक विद्रोह था, इन्हीं के टाइम पे हुआ था, पूछा जा सकता है। इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था दोस्तों, है ना। तो यहाँ बताया गया है कि इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था दोस्तों। तो क्या हुआ था दोस्तों, भारत के बेहतर शासन के लिए भारत शासन अधिनियम आया था दोस्तों। भारत के बेहतर शासन के लिए भारत शासन अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जब विद्रोह को दबाने के बाद एक नया अधिनियम बनाया गया था, उसका नाम था भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह अधिनियम 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। ब्रिटिश संसद ने पारित किया था दोस्तों, है ना। ब्रिटिश संसद ने यह अधिनियम को पारित किया था और यह अधिनियम को लेकर महारानी विक्टोरिया भारत आई दोस्तों। और भारत आई और उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड कैनिंग के साथ इन्होंने कहाँ पढ़ी थी दोस्तों, ये इलाहाबाद में पढ़ी थी, याद रखना है। इलाहाबाद में ये घोषणा पत्र पढ़ी थी। कभी पूछा जा सकता है बड़ी एग्जामों में कि उसने अपना घोषणा पत्र कहाँ पढ़ी थी। तो यह घोषणा पत्र 1 नवंबर तारीख भी याद रखना है, 1 नवंबर 1858 को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में पढ़ी थी दोस्तों। किसने, रानी विक्टोरिया ने। रानी विक्टोरिया लेके आई थी, है ना, और पढ़ी थी। यह घोषणा पत्र जमुना नदी के किनारे मैदान पर था दोस्तों। वहीं पे जो मिंटो पार्क नाम रख दिया गया उसका, मिंटो पार्क में पढ़ा था दोस्तों, है ना। तो इसके बाद अपने को क्या क्या याद रखना है, तो इस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश सरकार का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था दोस्तों। पहले क्या था, इसके पहले जो शासन चल रहा था वो किसका शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था दोस्तों। सत्ता स्थानांतरित की गई थी और ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था दोस्तों। इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का जो पद था दोस्तों, इस अधिनियम के तहत जो भारत के गवर्नर जनरल, ये जो गवर्नर जनरल का पद था दोस्तों, पद था, है ना, पद नाम बदलकर, उसका पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था दोस्तों। भारत का वायसराय कर दिया
गया था। वायसराय ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व था दोस्तों, जो वायसराय था वो ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व था, ये याद रखना है। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति मिल गई थी। इस अधिनियम के तहत कंपनी शासन निर्देश न्यायालय और नियंत्रण बोर्ड को खत्म कर दिया गया था दोस्तों, खत्म कर दिया गया था। तो ये काम की जानकारी अपने को पता होना। इस घोषणा पत्र को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वतंत्रता खत्म हो गई थी दोस्तों, और यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटेन के क्राउन का शासन स्थापित हो गया था, है ना। बस इतनी चीजें यहाँ से अपने को पता होना कि भारत सरकार अधिनियम आया था 1858 में, तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है दोस्तों। इसके अंतर्गत भारत शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में ले लिया गया था, इतना याद रखना है। कैनिंग के समय ही 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया था दोस्तों। तो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में बनाया गया था, जो भारत के उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत ही, इस अधिनियम के अंतर्गत ही भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। इस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय और सदर दीवानी अदालतों को खत्म कर दिया गया था दोस्तों। इसके तहत कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके तहत कलकत्ता, मद्रास, बंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, वही लिखा हुआ है देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो। कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया था, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया था। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, याद रखना है। एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है किसके समय आया था अधिनियम। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 कैनिंग के टाइम पे आया था, है ना। और उसी टाइम पे दोस्तों उसके बाद 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। तो जो आगरा का उच्च न्यायालय था उसी को 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। ये याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866, यही वाला तो है, 17 मार्च 1866 को आगरा में की गई थी। उसको स्थानांतरित कर दिया गया, और कहाँ कर दिया गया, फिर यहाँ ला लिया गया था इलाहाबाद में 1875 में। तो ये कुछ काम की जानकारी थी जो अपने को पता होना। उसके बाद देखिए, कैनिंग के समय ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्रता पूर्व लागू किया गया था दोस्तों। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, है ना, 1856 भारत में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने वाला एक कानून था दोस्तों। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग ने इसे पारित किया गया था, इसलिए याद रखना है लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर पारित हुआ था दोस्तों, इतना याद रखना है। यह अधिनियम 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। पूरी तारीख कभी पूछा तो 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था, है ना, पारित किया गया था, इतना याद रखें दोस्तों। तो ये एक ऐसा अधिनियम था। यह अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो 1829 में सती प्रथा को खत्म करने के बाद पहला बड़ा सामाजिक सुधार कानून बनाया गया था। पहला बड़ा सामाजिक सुधार कानून बनाया गया था, उसी को बोलते हैं हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र पूर्व लागू किया गया। भारत में कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। सबसे पहले कब? 17 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देख रेख में संपन्न हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देख रेख में संपन्न हुआ था, ये याद रखना है अपने को, है ना। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह में किस किस का नाम आएगा? तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कब हुआ था? तो 1856 में हुआ था। और किसके सहयोग से ज्यादा किसने उसमें सहमति जताई थी? तो ये था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है, याद रखना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, 1856 में ही पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया था उसके अनुसार यह निश्चित किया गया था कि धर्म परिवर्तन करने पर भी किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम भी बोल सकते हैं इसको, है ना, पैतृक अधिनियम भी बोल सकते हैं। तो ये क्या था? ये 1856 में जो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड था दोस्तों, है ना, रिलेटेड था। तो इसमें यह बताया गया था कि कानून बनाया गया था कि अनुसार निश्चित किया गया था कि कोई आदमी धर्म भी परिवर्तन कर लेता है, कोई इंसान धर्म परिवर्तन करने पर भी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति यानी उसके पिता की जो संपत्ति थी, पैतृक बोलेंगे, पैतृक संपत्ति जो पिता की संपत्ति थी उससे वंचित नहीं किया जाएगा। उसके पिता
की संपत्ति उसके बेटे को ही मिलेगी, उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा ही होगा। तो ये उसके लिए भी एक कानून बनाया गया था। चाहे वो धर्म परिवर्तन करे, चाहे वो किसी विधवा पुनर्विवाह के तहत विवाह करे, लेकिन उसको उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यही एक अधिनियम आया था दोस्तों 1856 में, याद रखना है। उसके बाद 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक का पद सृजन किया गया था दोस्तों, जो बाद में स्वतंत्रता के बाद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहलाया दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं 1857 में कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कहलाया। स्वतंत्रता के बाद यही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। ये अपने को पता होना कब किया गया था। उसके बाद दोस्तों यही वाला अधिनियम जो मैंने अभी बताया था, भारत सरकार अधिनियम 1858 है ना, के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने फैसला लिया था कि बहादुर शाह जाफर अंतिम मुगल सम्राट होगा, किंतु इसकी मृत्यु के बाद उनके वंशजों को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, ये अपने को पता होना। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? उसका नाम था बहादुर शाह जाफर द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जाफर द्वितीय था दोस्तों, जो 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण उसमें देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और उसमें विद्रोह के कारण उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करने के बाद उसे बर्मा का रंगून जेल भेज दिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद बर्मा में एक जेल हुआ करता था अंग्रेजों के टाइम पे, उसका नाम था रंगून जेल भेज दिया गया था दोस्तों। अब रंगून जेल जब इसको भेजा गया दोस्तों, तो वहाँ पे 87 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। 87 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई और मुगल सम्राट का तो अंत ही हो गया। तो आखिरी मुगल सम्राट की समाधि कहाँ है पूछेगा, या मकबरा कहाँ है, तो रंगून में है, याद रखना है ना। तो ये ऐसा मुगल बादशाह था जिसकी समाधि या जिसका मकबरा भारत के बाहर है, जो रंगून में है, याद रखना है। आखिरी मुगल बादशाह का कहाँ पे है? रंगून में है। तो बर्मा जेल भेज दिया गया था और इसी के साथ, इस अधिनियम के साथ मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है मैकाले के द्वारा प्रारूपित दंड संहिता। एक दंड संहिता बनाई गई थी दोस्तों मैकाले के टाइम पे। मैकाले के द्वारा प्रारूपित दंड संहिता 1858 में कानून बना दिया गया था और 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई थी दोस्तों। 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई थी। तो क्या था ये? तो हम बोल सकते हैं इसको दोस्तों, क्या थी ये? तो 1860 में अंग्रेजों के समय भारतीय दंड संहिता को अपनाया गया था। इस संहिता को ब्रिटिश उपनिवेशक अधिकारियों द्वारा, है ना, अधिकारियों द्वारा, एक तो बर्मा में, ये जगह का नाम याद रखना है, एक तो बर्मा, उसके बाद सिलोन, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था, है ना, सिलोन, और उसके अलावा था मलेशिया का कुछ हिस्सा, है ना, उसके अलावा सिंगापुर और एक और था ब्रूनेई, है ना, ब्रूनेई में भी अपनाया गया था दोस्तों। तो देखो इतनी जगह अपनाया गया था, तो अपने को पता रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ अपनाया गया था। क्वेश्चन ऐसा बड़ी एग्जामों में आ चुका है एक बार। इस संहिता को ब्रिटिश उपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बर्मा में अपनाया गया था, सिलोन यानी आधुनिक श्रीलंका, उसके अलावा मलेशिया का कुछ हिस्सा, है ना, मलेशिया, और सिंगापुर और ब्रूनोई में भी अपनाया गया था। और यहाँ उन देशों में भी आपराधिक संहिता का आधार बना था। बाद में जाकर उन देशों में भी आपराधिक संहिता का आधार बना था। तो ये अपने को पता होना, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संस्करण इनमें से किस देश की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित थी? तो याद रखना है सिंगापुर, ब्रूनेई और श्रीलंका, है ना, सिंगापुर, ब्रूनेई, श्रीलंका, और जो नाम मैंने बताया सिंगापुर, ब्रूनेई और श्रीलंका और मलेशिया का कुछ हिस्सा और बर्मा, यहाँ पे भी उसी प्रारूप का तैयार किया गया था दोस्तों, यानी उसी प्रारूप का लागू था। ये अपने को पता होना, तो ये पूछा गया है। तो मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता 1858 में कानून बना दिया गया था और 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई थी। ये अपने को पता होना दोस्तों, है ना। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखिए,
उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है व्यापगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स अपन ने पढ़े हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया था। जो डलहौजी द्वारा जो चलाया गया था व्यापगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को नीति को समाप्त कर दिया गया था इस अधिनियम के तहत। किसके? 1858 के अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। याद रखना, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था दोस्तों, तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी दोस्तों। तो क्या था ये? तो ये क्या था? तो इसके बारे में बता दूं। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद में 1 अगस्त 1861 को पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने इस अधिनियम को पेश किया था दोस्तों। इस अधिनियम के जरिए भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया था। भारतीयों को भी शामिल किया गया था। इस अधिनियम के गवर्नर जनरल की परिषद में कोई बदलाव नहीं किए, यानी बदलाव किए गए थे दोस्तों, वही था ये बदलाव किए गए थे। इसके तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया था। जो वायसराय होता था वो अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया था दोस्तों। और इस अधिनियम के तहत वायसराय को अपनी परिषद के कुछ भारतीयों और गैर सरकारी सदस्यों को के तौर पर नामित करने का अधिकार मिल गया था। इस अधिनियम के तहत मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को विधायी की शक्ति वापस मिली थी दोस्तों। विधायी की शक्ति वापस मिली थी। तो वही है दोस्तों, ये और कुछ नहीं है ना। तो हम बोल सकते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको बोलेंगे अपन भारतीय परिषद अधिनियम, हिंदी में बोलेंगे। ये कब पारित किया गया था? 1861 में आया था। ये याद रखना है ना, ये याद रखना है। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे लाया गया था। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे लाया गया था। और ये इसमें यही चीज थी कि भारतीयों को शामिल किया गया था। भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया था। उसे ही भारत परिषद अधिनियम कहते हैं दोस्तों, याद रखना है। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसका कार्यकाल 1856 से लेके 1862 तक रहा है, इतना याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसी लेक्चर में, जिसका नाम था लॉर्ड क्या नाम था? एल्गिन। लॉर्ड ELGIN, एल्गिन। ये 1862 से लेके 1873 तक, नहीं 1863 तक के, यानी कि एक ही साल रहा दोस्तों। ये एक ही साल रहा। तो ये 1862 में लॉर्ड कैनिंग के बाद भारत का वायसराय बनकर आया। भारत का वायसराय बनकर आया। इसके सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी वहाबी आंदोलन का सफलतापूर्वक दमन कर दिया था दोस्तों। इसने वहाबी आंदोलन का सफलतापूर्वक दमन कर दिया था। तो अपन बोल सकते हैं इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी वहाबी आंदोलन का सफलतापूर्वक दमन। वहाबी आंदोलन क्या था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य पैगंबर मोहम्मद के समय में प्रचलित इस्लाम के मूल्य शुद्ध रूप को वापस लाकर इस्लाम में सुधार करना था। इसलिए चलाया जा रहा था ये आंदोलन। वे समय के साथ इस्लामी रीति रिवाज और रीति रिवाजों में घुसे गए नवचारों को हटाना चाहते थे और वहाबी आंदोलन चला रहे थे दोस्तों। तो वहाबी आंदोलन का दमन कर दिया था इसने। वहाबी आंदोलन का दमन कर दिया था, इसलिए पूछा जाता है ना। तो ब्रिटिश सरकार ने वहाबी आंदोलन को दबाने के लिए कई तरह की रणनीति अपनाई थी, जिसमें से एक सैन्य अभियान था, दूसरा प्रशासनिक उपाय था और तीसरा था विद्रोह, है ना। विद्रोह के किसी भी संकेत को दबाना ये ब्रिटिश सरकार का काम था दोस्तों। तो वहाबी आंदोलन एक इस्लामिक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसकी शुरुआत राय बरेली के सैयद अहमद ने की थी। किसने की थी? राय बरेली के सैयद अहमद ने की थी। इस आंदोलन का मकसद मूल इस्लाम में हुए बदलाव की निंदा करना और इस्लाम को उसकी असलियत में लाना। इस आंदोलन ने भारत में राजद्रोह कानून की शुरुआत की थी दोस्तों। राजद्रोह कानून की शुरुआत की थी, हम बोल सकते हैं। तो लॉर्ड एल्गिन ने ही उसको दबाया था, तो अपने को पता होना है ना। इसने सफलतापूर्वक वहाबी आंदोलन का सफलतापूर्वक दमन कर दिया, उसको खत्म कर दिया था, इसलिए पूछा जाता है, याद रखना है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड एल्गिन ने किया था। 1863 में धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई दोस्तों, याद रखना है। 1863 धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो गई, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो। समझ में आता है 1863 में, यानी समझ में आया 1863 में इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। कैसे? हार्ट अटैक आ गया था इसको हार्ट अटैक आने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई और इसको धर्मशाला के एक चर्च के पास ही दफनाया गया दोस्तों, याद रखना है।
है ना, चर्च में ही दफनाया गया, धर्मशाला के पास एक चर्च में ही दफनाया गया, चर्च के पास ही दफनाया गया, धर्मशाला में, याद रखना है ना, इसकी वहाँ पे समाधि है बोल सकते हैं यहाँ पर। तो वहाँ भी आंदोलन का दमन किया था इसने लॉर्ड एल्गिन ने, इतना याद रखें, ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों जॉन लॉरेंस या लॉर्ड लॉरेंस बन के आता है, गवर्नर जनरल रहे हैं, तो यानी वायसराय रहे हैं हम बोल सकते हैं। तो जॉन लॉरेंस या लॉर्ड लॉरेंस ये 1864 से लेके 1869 तक के भारत के वायसराय रहे हैं। 1864 से लेके 1869 तक के भारत के वायसराय रहे हैं। इनका कार्यकाल मैंने बता दिया 1864 से लेके 1869 तक के रहा है। इसके समय क्या क्या कार्य हुए थे तो अपन देख लेते हैं। तो इसके समय क्या क्या कार्य हुए थे, तो इसी के टाइम पे दोस्तों 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन आता है कई बार कि भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किसके टाइम पे किया था, तो लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पे किया था, ये याद रखना है अपने को, लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पे किया था दोस्तों। 1865 में भूटान के साथ युद्ध हुआ था और भूटान का पूर्ण विलय हो गया था। तो भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन भूटान के साथ युद्ध हुआ, समझ लो, ब्रिटिश साम्राज्य का, और भूटान का पूर्ण विलय हो गया दोस्तों। भूटान का पूर्ण विलय हो गया, यानी भूटान हार गया था इस युद्ध में, तो भूटान का पूर्ण विलय हो गया ब्रिटिश साम्राज्य में, इतना याद रखना है। इसके टाइम पे हुआ था, एक ये घटना अपने को पता होना। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी दोस्तों, हस्तक्षेप नीति अपनाई थी, और शानदार निष्क्रियता के नाम से जाने लगा, ये शानदार निष्क्रियता के नाम से जाने लगा, है ना। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है, शानदार निष्क्रियता के नाम से जाने लगा कौन, लॉर्ड लॉरेंस। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी। तो इसने अफगानिस्तान के संदर्भ में कुशल आक्रमणता की नीति का पालन किया और उसको धीरे से शानदार निष्क्रियता के नाम से जाने लगा, और उसने अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र अपने इसमें शामिल कर लिया दोस्तों, तो ये भी फैक्ट समझ में आ गया इसी के टाइम पे। इसी के समय उड़ीसा में 1866 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा था दोस्तों। तो इसी के टाइम पे भीषण अकाल पड़ता है, वो उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में और राजपूताना वाले क्षेत्र में 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा दोस्तों, भीषण अकाल पड़ा। और इसी ने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था दोस्तों। जब अकाल पड़ा दोस्तों, तो इसने देखा कि अकाल की जरूरत है, अकाल आयोग की जरूरत है, तो इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया दोस्तों। और अपन ने पढ़े हैं कि अकाल आयोग का गठन 2-3 बार किया गया है, तो वो सब पता होना कब कब किया गया था करके, है ना। फिर नेक्स्ट फैक्ट है, सन 1865 में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। तो हम बोल सकते हैं कि भारत व इंग्लैंड के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ 1865 में हुआ था, है ना। तो भारत का इंग्लैंड से सीधा संपर्क समुद्री माध्यम से हो रहा था, टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ होता है, टेलीग्राफ के माध्यम से हो रहा था, और टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ होता है 1865 में, किसके टाइम पे, लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पे। तो इतनी चीजें अपने को लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पे याद रखना है। इसी के टाइम पे दोस्तों कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, है ना। उसके अलावा अकाल आयोग जो मैंने बता दिया, हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में, अध्यक्षता में उड़ीसा में अकाल आयोग का गठन किया गया था, है ना। और कैंपबेल अकाल आयोग का गठन भी किया गया था, उड़ीसा में भी किया गया था, और एक और कैंपबेल अकाल आयोग का गठन भी किया गया था। तो इतनी चीजें इससे याद रखना है लॉर्ड लॉरेंस से। नेक्स्ट वायसराय देखेंगे अपन, जिसका नाम था लॉर्ड मेयो दोस्तों, लॉर्ड मेयो, है ना, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं, गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं, 1869 से लेके 1872 तक के ये भारत के वायसराय रहे हैं। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ पे की गई थी, अजमेर में की गई थी। कब की गई थी, 1872 में की गई थी, है ना। तो लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी, ये पता होना।
उसके बाद 1872 में ही एक कृषि विभाग की स्थापना भी की थी दोस्तों। इसने एक कृषि विभाग की स्थापना की थी, जो अपने को पता होना, कृषि विभाग की स्थापना की थी, है ना। कृषि विभाग की स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मेयो ने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की थी और एक अफगान शेर अली फरीदी, नाम था उसका शेर अली अफरीदी, ये एक अफगान था दोस्तों, अफगान था। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि लॉर्ड मेयो की हत्या एक अफगानी ने कर दी थी, एक अफगानी या अफगान ने कर दी थी, या अफगान ने कर दी थी दोस्तों। तो उसका नाम क्या था? शेर अली खां बोल सकते हैं, या उसका नाम था शेर अली अफरीदी। शेर अली अफरीदी भारतीय होने के साथ साथ एक देश प्रेमी भी था। उसने गवर्नर जनरल या फिर बोल सकते हैं वायसराय लॉर्ड मेयो को मौत के घाट उतार दिया था दोस्तों, मौत के घाट उतार दिया था, है ना, मौत के घाट उतार दिया था। गवर्नर जनरल मेयो अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल में कैदियों के हालात जानने के लिए गया था। ये लॉर्ड मेयो जो था, ये पोर्ट ब्लेयर में जो सेलुलर जेल था दोस्तों, वहाँ पे कैदियों के हालात जानने के लिए गया था, है ना। और पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम था कि लॉर्ड मेयो आया है सेलुलर जेल ने, तो वहीं पे एक जो देश प्रेमी था जिसका नाम था शेर अली खां अफरीदी, इसने अपनी योजना तैयार किया दोस्तों कि ये आ रहा है कौन, लॉर्ड मेयो आ रहा है, तो इसको कैसे मौत के घाट उतारना है करके। तो उसने अपनी योजना तैयार की दोस्तों, है ना, योजना तैयार की। और कैदियों के हालात जानने के लिए जब ये पहुंचा तो सिक्योरिटी इंतजाम की समीक्षा के लिए वहां का दौरा करने का मन बनाया इसने। पहले इसने सेलुलर जेल में घूम लिया, उसके बाद इसने सोचा कि सिक्योरिटी की जांच करने के लिए भी इसने अपना मन बनाया। तो शायद मेयो का वो काम पूरा काम नहीं हो पाया और वहाँ गया वो कहाँ, सिक्योरिटी की जांच करने। तो शाम की बात है, शाम में मेयो को उसने मार दिया दोस्तों, मेयो को उसने मौत के घाट ही उतार दिया। किसने? ये तो ये याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ सकता है। ये कहाँ गया था? सेलुलर जेल अंडमान निकोबार गया था, वहाँ की जांच पड़ताल करने देखने, और वहीं पे उसको मौत के घाट उतार दिया। तो एक अफगानी शेर अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। ये पता होना अपने को, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय ही प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मेयो के द्वारा 1872 में प्रायोगिक जनगणना करवाई गई थी। कौन सी जनगणना? प्रयोग किया था उसने जनगणना का, है ना, कि लेकिन क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है अपने को। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। ये अपने को पता होना, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी, ये अपने को पता होना, है ना। तो लॉर्ड मेयो से इतनी चीजें थी जो मैंने बता दिया, है ना, याद रखना है। इसकी भी हत्या कहाँ हुई थी तो ये पता होना अपने को यहाँ पे। अब बात करते हैं अपन लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड, क्या नाम है इसका? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, है ना। ये भारत का वायसराय था 1872 से लेके 1876 तक। 1872 से लेके 1876 तक के भारत का वायसराय रहा है नॉर्थब्रुक। इसके समय ही बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था दोस्तों। इसी के टाइम पे बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, है ना, ये याद रखना है, भयानक अकाल पड़ा था। इसने बड़ौदा के मल्हर राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदयुक्त कर मद्रास जेल भेज दिया था दोस्तों। पदयुक्त यानी पद से हटाकर मद्रास जेल भेज दिया था। तो ये एक जानकारी अपने को होना, कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसने बड़ौदा के मल्हर राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास जेल भेज दिया गया था, ये याद रखना है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यहाँ घोषणा की थी कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना था, है ना। इसने यह घोषणा करी थी, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि यह घोषणा किसकी थी करके। तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की थी कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना, टैक्स को हटाना तथा अनावश्यक
अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है। अनावश्यक जो कार्रवाई बिना मतलब की है, अनावश्यक कार्रवाई को बंद करना है। ये किसका कथन था या किसकी घोषणा थी, ये पेपर में आ सकता है, याद रखना है। वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक की घोषणा थी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक की घोषणा थी, याद रखना है। ये पूछा जा सकता है अपने को, ये पूछा जा सकता है, याद रखना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के टाइम पे हुआ था दोस्तों। कूका विद्रोह बोलते हैं जिसको, कूका आंदोलन भी बोलते हैं। पंजाब के कूका लोगों के द्वारा किया गया था, है ना। कूका का मतलब यहाँ पे है सिखों द्वारा किया गया एक सशस्त्र विद्रोह था। यहाँ पे सिखों के द्वारा किया गया एक सशस्त्र विद्रोह था। अंग्रेज द्वारा यहाँ पे गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में हो रहा था, यानी विरोध में किया गया था दोस्तों। तो वहाँ पे गायों की हत्या हो रही थी, है ना, कर रहे थे, तो उसके लिए भी वहाँ उसी के कारण ये विद्रोह भी हो गया, वहाँ पे विद्रोह भी हो गया, है ना। तो याद रखना है दोस्तों, याद रखना है, पूछा जाते रहता है ना। सिखों में नामधारी संप्रदाय के लोग कूका भी कहे जाते हैं, तो उन्हीं ने किया था ये आंदोलन, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं सिख संप्रदाय का आंदोलन था। सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोगों को कूका कहते हैं, और इन्होंने ही कूका आंदोलन किया था दोस्तों, इन्होंने ही कूका आंदोलन किया था। तो ये अपने को पता होना, है ना, ये पता होना। अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में किया गया था ये आंदोलन। बालक सिंह तथा उसके अनुयायी थे, गुरु राम सिंह जी ने इसका नेतृत्व किया था। दो लोग थे नेतृत्व में, एक का नाम था बालक सिंह तथा उसके अनुयायी जिसका नाम था गुरु राम सिंह जी ने इसका नेतृत्व किया था। कूका लोग ने पूरे पंजाब को में विद्रोह किया था दोस्तों, ये याद रखना है बस। और उस टाइम पे वायसराय कौन था कूका आंदोलन के टाइम पे? नॉर्थब्रुक, ये पता होना, है ना। इसी के समय दोस्तों, इसी के समय सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी दोस्तों। तो सुएज नहर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सुएज नहर का निर्माण हुआ था, तो जो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है दोस्तों ये नहर, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। तो ये सुएज नहर का निर्माण पूरा होने के बाद, है ना, सुएज नहर को खुल जाने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी, क्योंकि पहले पूरा घूम के जाना पड़ता था, यूरोप जाना है तो, लेकिन सुएज नहर खुलने के कारण वहाँ से व्यापार शुरू हो गया, जहाज वहाँ जाने लगे, है कि नहीं। तो उस वजह से तो ये इतनी चीज़ें यहाँ से पता होना लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में, यहाँ से इतनी चीज़ें इससे रिलेटेड थी जो याद रखने लायक की बनती है। अब बात करते हैं लॉर्ड लिटन की। लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय बनते हैं। तो लॉर्ड लिटन जो है वो 1876 से लेके 1880 है ना, 1880 तक के वायसराय रहे, है ना, वायसराय रहे। लिटन जो थे ये साम्राज्यवाद सोच का था दोस्तों। इसने ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल माना जाता है, लिटन को माना जाता है। इसका उद्देश्य उभरती भारतीय राष्ट्रवाद की भावना का दमन करना था, है ना, और ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के लिए यहाँ की जनता पर इसने अन्याय किया, अत्याचार किया दोस्तों, अत्याचार किया। और इसके पहले जो अपना भारत सरकार अधिनियम 1858 जो आया था, 1858 में ब्रिटिश रानी विक्टोरिया ने भारतीयों को आश्वासन दिया था, है ना, और उनके हितों की रक्षा करेंगी, ऐसा सब चीज़ कहा था। लेकिन इसने रानी विक्टोरिया के आश्वासन को अपने पैरों तले रौंद दिया दोस्तों, और कोई उसमें ध्यान नहीं दिया, है ना, ध्यान नहीं दिया। तो जनता पर अन्याय और अत्याचार इसने अति चरम सीमा तक के किया। और इसी के काल में दोस्तों, इसी के काल में भीषण अकाल पड़ता है। इसी के काल में दोस्तों 1876 से लेके 1878 तक के अकाल पड़ा दोस्तों, अकाल पड़ा और भीषण सूखा पड़ गया दोस्तों। भारतीय जनता पीड़ा में थी, लेकिन वायसराय लिटन इस सूखे की समस्या पर कुछ भी कड़े कदम नहीं उठाए दोस्तों, और जनता की मदद भी नहीं की, और कोई उपाय योजना भी तैयार नहीं की। उल्टा दिल्ली के राजशाही दरबार में इसने अपना खजाना भरकर लिटन ने सारा आर्थिक बोझ भारतीयों पर ही डाल दिया। जितना भी आर्थिक बोझ था ये सब भारतीयों पर ही डाल दिया दोस्तों। तो काम की जानकारी मैंने दिया आपको, अब देखते हैं यहाँ से बुक के हिसाब से।
तो दोस्तों ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्यकाश में इसे क्या कहा जाता था? साहित्यकाश में इसे ओवन मेरी यानी मेरीडिथ, ओवन मेरीडिथ के नाम से जाना जाता था दोस्तों। ओवन मेरीडिथ के नाम से जाना जाता था, याद रखना है। ओवन मेरीडिथ किसे कहा जाता था? इंपॉर्टेंट है। ओवन मेरीडिथ लॉर्ड लिटन को कहा जाता था, पूछा जा सकता है ना, पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना है। तो उसका एक नाम था, क्यों नाम दिया गया था? क्योंकि एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था, इस वजह से। अगला फैक्ट देखिए, इसी के समय बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा था दोस्तों। इतना भयानक अकाल पड़ा था, कब से कब तक पड़ा था वो? 1876 से लेके 1878 तक के भयानक अकाल पड़ा था दोस्तों, और कई मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी उस सूखा पड़ने की वजह से, है ना। सूखा कौन से क्षेत्र में पड़ा था? यहाँ लिख रखा है, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक सूखा पड़ा दोस्तों, भयानक सूखा पड़ा। और भयानक सूखा पड़ने के बाद भी इसने ध्यान नहीं दिया दोस्तों, इसने ध्यान कुछ भी नहीं दिया, जनता की पीड़ा को समझा ही नहीं दोस्तों इसने बिल्कुल भी, है ना। सूखे की समस्या पर कुछ कड़े कदम नहीं उठाए इसने, और जनता की मदद की ही नहीं, बस एक ही काम कर दिया लिटन ने। रिचर्ड लिटन ने क्या किया? रिचर्ड जो था, रिचर्ड स्ट्रेची, है ना, ये स्ट्रेची, है ना। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति कर दी इसने। बस सिर्फ अकाल आयोग की नियुक्ति कर दी और बाकी कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया इसने दोस्तों। सिर्फ अपना ब्रिटिश राज्य का खजाना भरते रहा और बिल्कुल भी इसने ध्यान नहीं दिया, सूखे की समस्या पर कोई भी कदम नहीं उठाया, सिर्फ एकमात्र ये अकाल आयोग की नियुक्ति कर दी थी बस। ये चीज़ समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखिए, इसी के टाइम पे क्या होता है, 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, है ना। केसर-ए-हिंद की उपाधि, केसर-ए-हिंद का मतलब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि भारत की महारानी, है ना। केसर-ए-हिंद का मतलब भारत की महारानी उपाधि से सम्मानित करने के लिए इसने दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया दोस्तों। अब दिल्ली दरबार का आयोजन करवाता है ये, और वहाँ पे कितने रुपए, बहुत सारे रुपए खर्चा करता है ना, है ना। क्वीन विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद होने का टाइटल मिलता है दोस्तों। तो लॉर्ड लिटन इंडिया में उसे सेलिब्रेट करने के लिए 1870 में दिल्ली दरबार लगाता है ना। और इंडिया की रानी, यानी उसका मतलब था इंडिया की रानी, तो उसने इंडिया की रानी, तो उसने दोस्तों अनाउंस कर दिया कि अब ये इंडिया की रानी ही करके। तो इंडिया की तो रानी थी वो, ब्रिटेन की महारानी थी, लेकिन इंडिया की रानी यानी केसर-ए-हिंद की। तो दोस्तों उस टाइम पे अकाल पड़ा था, तो एक तो पैसे की इतनी दिक्कत थी, किसानों की भूखमरी की हालत आ गई थी, और कई सारी समस्याओं का सामना किसानों को और भारतवासियों को करना पड़ रहा था। फिर भी इसने अपने राजशाही खजाना सब इसने दरबार में, है ना, खर्च कर डाला दोस्तों, खर्च कर डाला, इतनी सारी चीज़ें कर डाला, खर्च कर डाला, और ब्रिटिशों के ऊपर इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, यानी भारतीयों के ऊपर इसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो अपना काम करते रहा दोस्तों। आर्थिक बोझ डाल दिया भारत के ऊपर, टैक्स ले रहा था तो टैक्स तो ले ही रहा था, जबकि इधर यहाँ पे भूखमरी की हालत थी, अकाल पड़ गया था, फिर भी टैक्स लेने में कमी नहीं किया, और सब चीज़ में, कुछ चीज़ में कमी नहीं किया, और ये दिल्ली दरबार लगाया और उसमें बम पैसा खर्च कर दिया दोस्तों, है ना। तो ऐसा किया था। अब जब इसने पैसा खर्च किया और ये किया, है ना, तो दोस्तों जब समाचार पत्र थे, है ना, जो समाचार पत्र थे उनने छापना शुरू कर दिए, जो इंडियन समाचार पत्र जो हिंदी में छपते थे या भारतीय भाषाओं में छपते थे, कि साला इंडिया में अकाल पड़ा हुआ है और तुम दिल्ली दरबार लगा रहे हो, और इससे पता चलता है कि लिटन को कोई मतलब नहीं था। इससे पता चला कि लिटन को कोई मतलब नहीं है करके उसकी आलोचना करने लगे बहुत सारे अखबार, न्यूज़पेपर, है ना, उसकी आलोचना करने लगे। तो इसका दिमाग घूम गया लिटन का। तो लिटन ने फिर
मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम निकाला दोस्तों। भारतीय समाचार पत्र और कानूनी बना दिया। तो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया इसने, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया और उस एक्ट के माध्यम से इसने नया कानून बना दिया, है ना, कि आज तो अपने को पता रहना चाहिए वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में भारत के तत्कालीन वायसराय लिटन द्वारा पारित किया गया एक कानून था, जिसका मकसद स्थानीय प्रेस पर कड़ा नियंत्रण रखना था। स्थानीय प्रेस पर कड़ा नियंत्रण रखना था। जिसका मकसद क्या था? जिसका मकसद स्थानीय प्रेस पर कड़ा नियंत्रण रखना था। ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले लेखन को दबाना था, समाचार पत्रों को दबाना था दोस्तों। तो इस कानून के बारे में, इस कानून को एक और चीज बोलते हैं, इसलिए याद रखना है ये, इस कानून को गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है, याद रखना है। गैंगिंग या बिंदु है, गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून के तहत सरकार को अंग्रेजी और वर्नेकुलर प्रेस के बीच भेदभाव करने का अधिकार मिल गया था। तो उसने ये एक्ट बना दिया और उसने बोला कि आज के बाद मेरे बारे में जो भी लिखेगा, है ना, मेरे बारे में या ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो भी लिखेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो यहाँ देखिए पढ़ते हैं, मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्निकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र जो था सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए किया गया था ये, है ना। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी भी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीजें छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। तो कई प्रेस ने दोस्तों रातों रात अंग्रेजी बन गए थे, अंग्रेजी अखबार बन गए थे। और अंग्रेजी अखबार जो थे दोस्तों वो कम आलोचना करते थे, लेकिन जो देसी वाले अखबार थे जो अपने भारत में छपते थे वो ज़्यादा आलोचना कर रहे थे। तो उनके ऊपर इसने सब प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों। तो ये अपने को पता होना, प्रतिबंध लगाया था। ये बात समझ में आ गई क्या? कब लगाया था याद रखना है। उसके अलावा एक और अखबार था जिसका नाम था पायनियर अखबार जो था दोस्तों, इसके बारे में आपको बता दूं, पायनियर भारत का एक अंग्रेजी और हिंदी भाषा का दैनिक अखबार था। इसने जो किया था वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। ये पता होना कि इसने समर्थन किया था, है ना, ये पता होना कि इसने समर्थन किया था, इतना याद रखें। इसी के समय ही 1878 में भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित किया था। भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1859 में पारित किया गया था, यानी 1878 में पारित किया गया था। इस भारत में हथियारों और गोला बारूद से जुड़ी कई कामों को नियंत्रित किया गया था, जैसे कि इसका ग्रहण, कब्जा, बिक्री, आयात, सब इसके लिए लाइसेंस लगता था दोस्तों, है ना। तो इसने भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत सशस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस का अनिवार्य बना दिया था। तो ब्रिटिश लोगों को छोड़कर बाकी जितने भी इंडियन लोग थे दोस्तों, उनको अगर हथियार रखना है तो लाइसेंस बनाना पड़ता था, बिना लाइसेंस के गैरकानूनी कहलाता था वो। ये अधिनियम याद रखना है। इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी दोस्तों, है ना। तो ये भी भेदभाव, यानी ये भी भेदभाव किया इसने, और ये भी चीज़ को थोड़ा सा होगा। तो इसमें सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दी दोस्तों, 21 से घटाकर 19 कर दी। और ये ब्रिटिशों के लिए बनाया गया था, अभी ब्रिटिशों के लिए करा था उसने, है ना, ये करा था, याद रखना है। इसके अलावा 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। उसके बाद 1859 में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष और 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया। तो ये अपने को पता होना। इसके बाद आखिर देखिए, लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी, ये पता होना, है ना। तो लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? लिटन ने। कहाँ पे की थी? अलीगढ़ में मुस्लिम और एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी, ये पता होना। दोस्त लेक्चर में बात करते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। धन्यवाद।